नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दो टॉक शो के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। इरफान हाशमी एक दिन की मसरूफियत के बायस आज के प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगे और आज के प्रोग्राम की मेज़बानी मैं करूंगा और आपके साथ तीन अहम खबरें भी शेयर करूंगा। इनमें से एक खबर बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक है, एक खबर का ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से है और एक खबर इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से रिलेटेड अंदरूनी कहानी पर मबनी है। सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक एक इतला पर बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इतला है जिसको एक बड़े घिनौने मकसद के तहत बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है और बग़ैर तस्दीक के बुशरा बीबी साहिबा पर अब दो नए और संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इनमें से पहले तो एक इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि इमरान खान साहब जब सरकारी दौरे पर सऊदी अरेबिया गए, वहाँ उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान साहब को अपना करीबी दोस्त कहते थे और उन्होंने ये भी कहा था खान साहब को कि आप मुझे सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानियों का और अपना सफ़ीर समझें। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सऊदी वली अहद के इमरान खान साहब के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात थे। यहाँ तक कि जिस दिन शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने हंगामी तौर पर लंदन जाने की इजाज़त दे दी थी, यानी एक ही दिन हीयरिंग हुई थी, एक ही दिन रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर किए गए थे, एक ही दिन शहबाज शरीफ को ये इजाज़त दे दी गई थी कि वो लंदन चले जाएं, तो उस दिन इमरान खान साहब ने सऊदी अरेबिया के दौरे पर भी जाना था। और उस वक्त हुआ ये कि मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम आ गया इमरान खान साहब के लिए कि मैं आपको ख़ुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आना चाहता हूँ, इसलिए आप अपना दौरा 2 घंटे ताख़ीर का शिकार कर लें। इस तरह खान साहब 2 घंटे की ताख़ीर से रवाना हुए थे सऊदी अरेबिया के लिए, लेकिन इन्हीं 2 घंटों में उन्होंने उस वक्त ये एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए थे कि शहबाज शरीफ को लंदन ना जाने दिया जाए और इसी वजह से आखिरी वक्त में FIA के जो इमिग्रेशन हुकाम हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर आखिरी वक्त में रोका था और इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जो आप सब ने देखी होगी। हालांकि उस वक्त खान साहब को सूट करता था कि अगर शहबाज शरीफ चले जाते तो जिस किस्म की पसे पर्दा वो डील्स करने की कोशिश कर रहे थे, उन डील्स से जान छूट जाती खान साहब की। लेकिन खान साहब का जो नारा था एहतसाब का, उस वक्त उस नारे पर जद आती। बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान इतने क्लोज थे इमरान खान साहब के साथ कि वो खुद लेने के लिए आए उनको एयरपोर्ट पर। अब यहाँ से एक झूठी कहानी घड़ी गई और वो कहानी ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को एक शाही घड़ी दी। खान साहब के साथ बुशरा बीबी साहिबा भी वहाँ मौजूद थीं। खान साहब ये घड़ी लेकर आए पाकिस्तान, यहाँ पर उन्होंने तोशा खाना से वो घड़ी ख़रीदी और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले कर दी। फिर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि बुशरा बीबी साहिबा ने अपने किसी ख़ास शख्स को, अपने किसी ख़ास कारिंदे को, यानी ये लफ्ज़ बोले गए, उनको भिजवाया दुबई। दुबई में एक फ्रेंचाइज़ को ये घड़ी बेचने की कोशिश की गई और जब ये घड़ी बेचने की कोशिश की गई तो उस फ्रेंचाइज़ ने इस घड़ी को पहचान लिया कि ये तो शाही घड़ी है, इस पर एक शाही मोहर भी लगी हुई है। और उसके बाद इस फ्रेंचाइज़ ने मोहम्मद बिन सलमान के सेक्रेटरी से रब्ता किया और ये कहा कि ये घड़ी जिस पर शाही मोहर लगी है, जो आपके शाही ख़ानदान के लिए बनती है, ये बिकने के लिए आई है, ये कहीं चोरी तो नहीं हो गई, ये कहीं गायब तो नहीं होगी। यानी इतना एक फसाना घड़ा गया और फिर ये कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान को पता चल गया कि ये घड़ी दुबई में बिकने के लिए गई थी और उन्होंने खान साहब को नाराज़गी का पैगाम भेजा। उसके बाद एक आप कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा ये किया गया कि बुशरा बीबी साहिबा ने ये घड़ी खान साहब की इजाज़त के बग़ैर बेच दी और फिर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि एक शाही हार भी था और खान साहब ने तोशा खाना से इस हार को ख़रीदा। ये हार फिर बुशरा बीबी साहिबा को दिया गया
और बुशरा बीबी साहिबा ने ये हार खान साहब की इजाज़त के बगैर फ़रोख्त कर दिया। ये एक और घटिया इल्ज़ाम लगाया गया और फिर ये भी कहा गया कि इसी वजह से खान साहब बुशरा बीबी साहिबा से नाराज़ हो गए और एक कहानी घड़ी गई कि बुशरा बीबी साहिबा फिर खान साहब को छोड़कर वापस लाहौर चली गईं और अपनी दोस्त फरा बीबी के साथ रहती रहीं। लेकिन अब एक इंतहाई घटिया किस्म की कैंपेन शुरू की गई है। यानी तोशाखाना से तो खान साहब ने जो तहफ़ लिए वो 50% रकूम दे कर लिए। इससे पहले जो तोशाखाना के क़वाइद ज़वाबित थे, जो कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में थे, आसिफ अली जरदारी के दौर में थे, उन क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक 15% किसी भी तोहफे की कीमत अदा करके वो रखा जा सकता था। आसिफ अली जरदारी ने तो 15% भी कीमत अदा नहीं की थी और बड़ी बड़ी बेश कीमत लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ थीं वो अपने पास रख ली थीं। और मियाँ नवाज शरीफ ने भी तोशाखाना से बड़े पैमाने पर लूट मार की थी। शौकत अजीज़ ने भी बहुत बड़े पैमाने पर जो तहफ़ थे बहुत सस्ते दामों ख़रीदे थे और यहाँ तक के नेपाल से आने वाले जो रेशमी रुमाल थे उनको भी शौकत अजीज़ अपने साथ ले गए थे। अब खान साहब ने तो तोशाखाना में जो 15% कीमत मुकर्रर थी सरकारी तहफ़ की उसको बढ़ाकर 50% कर दिया। उनकी अपनी हुकूमत थी, अगर वो चाहते तो इस कीमत को 5% पर भी ला सकते थे, उनके पास ये अख्तियार था। लेकिन वो 50% के ऊपर सरकारी तहफ़ की कीमत लेकर गए और इस तरह से उन्होंने ये तहफ़ अपने पास रखे। अब बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ ये जो कैंपेन की गई पहली और जिसके मुतल्लिक हमने आपको बताया कि बड़े घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, ये जब इल्ज़ामात तमाम झूठे साबित हो गए और किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए शवाहिद मौजूद नहीं थे, तो अब एक बहुत बड़ा और इंतहाई घटिया किस्म का झूठ बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक घड़ा गया है। और इस झूठ में कहा यह गया कि बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब से खुला लेने के लिए अदालत में दावा दायर कर दिया है और इसके ऊपर कुछ चैनल्स ने अपनी वेबसाइट्स पर खबर भी चला दी। फिर मरियम नवाज़ का जो सोशल मीडिया सेल है, जिसको मरियम नवाज़ खुद चेयर करती हैं, उस सोशल मीडिया सेल ने इस खबर को बहुत तेज़ी से फैलाया और ये कहा कि अब तो डॉक्यूमेंट आ गया है कि बुशरा बीबी साहिबा ने खान साहब से खुला लेने के लिए दावा दायर कर दिया है अदालत में। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? अब कुछ अंदरूनी कहानी लोगों ने जानने की कोशिश की, बतौर साफ़ी हमने भी हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश की, तो पता ये चला कि एक खातून है जिनका नाम है बशरा बीबी। बुशरा बीबी नहीं, बशरा बीबी। इत्तफाक से उनके खावंद का नाम था इमरान। इन दोनों का ताल्लुक़ था गुजरात से और गुजरात से ये जोड़ा ताल्लुक़ रखता था। बशरा बीबी ने अपने खावंद से खुला लेने के लिए दावा दायर किया अदालत में, लेकिन सब कुछ जानते बूझते हुए भी इस मामले को बुशरा बीबी साहिबा यानी इमरान खान साहब की अहलिया के साथ मंसूब कर दिया गया। हालांकि डॉक्यूमेंट में साफ नज़र आ रहा है कि ये एक गुजरात का जोड़ा है, इसका कतन खातून अव्वल से कोई ताल्लुक़ नहीं। बाद में जब ये खबर फेक साबित भी हो गई तो उस वक्त भी मरियम नवाज़ का जो सोशल मीडिया सेल है वो बाज नहीं आया, ना तो उसने कोई नदामत का इजहार किया बल्कि उसके बाद भी इस खबर को फैलाता रहा। हम आपको बहुत वसूख के साथ बता रहे हैं कि ये जो निकाहनामा और उसके बाद एक खुला के हवाले से एक जो डॉक्यूमेंट इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, मरियम नवाज़ का जो सोशल मीडिया सेल इसको फैला रहा है, ये असल में बशरा बीबी के मुतल्लिक है जिनका ताल्लुक गुजरात से है और उनके खावंद का नाम इमरान है। अब बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम खबर पर। और इस खबर के हवाले से इत्तला अब ये आई है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक अहम नौयत की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में पाकिस्तान की जो कारोबारी शख्सियात हैं वो शरीक थीं। इसी तरह पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके सरबराहान भी इस मीटिंग में शरीक थे। और ये मीटिंग असल में एक इफ्तार डिनर पर हुई है। यानी एक इफ्तार डिनर तो ऐसा था जहां इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब को भी बुलाया था, बिल्कुल उसी तरह
जैसे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो घर है, जिसको आर्मी हाउस भी कहा जाता है, खान साहब की हुकूमत गिरने से चंद हफ्ते पहले खान साहब को और उनकी अहलिया को आर्मी हाउस में मदऊ किया गया था। वहाँ दोनों फैमिलीज़ ने इकट्ठे खाना भी खाया था, इकट्ठे टाइम भी स्पेंड किया था। और खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद ये इत्तला आई थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खान साहब को एक इफ्तार की तकरीब पर मदऊ किया था। और ये भी इत्तला थी कि इस इफ्तार की तकरीब में जो दीगर सर्विसेज चीफ्स हैं उन्होंने भी मौजूद होना था। लेकिन बाद में इत्तलात ये आई कि खान साहब ने इस तकरीब में शिरकत से माजरत कर ली थी। बहरहाल अब जो जनरल बाजवा साहब का एक इफ्तार डिनर हुआ है, एक तकरीब हुई है, तो उस हवाले से ख़बर आई है कि इस इफ्तार डिनर में और इस तकरीब में मुल्क की मईशत के ऊपर बात हुई, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कैसे ऊपर लेकर जाना है, इस हवाले से भी बात हुई। और कुछ इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर कुछ सियासी मामलात पर भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सवालात हुए। इस हवाले से जो इतलात आई हैं और जो बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ पर शरीक थी, उनमें से कुछ लोगों ने जो इतलात शेयर की हैं वो इतलात ये हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुल्क के जो सियासी हालात हैं उन पर भी बात की गई। ज़ाहिर है कि ये इफ्तार की तकरीब थी, यहाँ एक इनफॉर्मल गपशप भी हुई। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी सवालात किए गए। इसी तरह इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, इस हवाले से भी बातचीत हुई। और इस मामले पर भी बात हुई मुबैना तौर पर कि अगला इलेक्शन अब कब होगा। और ये जो इलेक्शन वाला सवाल था, इसका मुमकिना बैकग्राउंड ये था कि आसिफ अली जरदारी का एक बयान आया और इस बयान में आसिफ अली जरदारी ने ये कहा कि ये हुकूमत, यानी ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अगले साल अक्टूबर तक कायम रहेगी और अगले साल के आखिर में जाकर इंतखाबात होंगे। तो इस पस मंज़र में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इलेक्शन के मुतल्लिक भी मुबैना तौर पर सवाल किया गया। खान साहब के लॉन्ग मार्च पर इस्टेब्लिशमेंट का मुमकिना रद्द अमल क्या हो सकता है, इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर जनरल बाजवा से ये सवाल भी किया गया। और इसी तरह कि खान साहब अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का क्या मौक़िफ़ होगा या क्या रिएक्शन होगा, इस हवाले से भी कुछ इतलात हैं कि इस इफ्तार की तकरीब में जनरल बाजवा से सवाल किए गए। और इन्हीं इतलात के मुताबिक, यानी ये जो बिज़नेस कम्युनिटी ने इतलात कुछ शेयर की हैं, इनके मुताबिक जनरल बाजवा ने ये अल्फाज वहाँ पर बोले कि फ़ौज को हमने सियासत से दूर रखने का फ़ैसला किया है, इसलिए जो सियासी मामलात हैं ये ख़ुद सियासी जमातें देखेंगी और इलेक्शन का जो मामला है ये भी सियासी जमातों ने देखना है, इलेक्शन कमीशन ने देखना है, और जो दीगर आइनी इदारे इलेक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं उन्होंने देखना है। फ़ौज इस पूरे मामले में किसी भी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करेगी। एलिजिडली आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस इफ्तार की तकरीब में जो उनसे सवालात किए गए खान साहब के मुतल्लिक और सियासत के मुतल्लिक, उनके ये जवाबात दिए। और अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब को क्या अहम पैगाम पहुँचाया गया, किस नोयत के पैगामात इस वक्त खान साहब को दिए जा रहे हैं और इन पैगामात के बावजूद इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों किया। क्योंकि ज़राए अब ये बता रहे हैं कि एक पैगाम रसानी का अमल अब शुरू किया गया है और जानने वाले जानते हैं कि जब इस किस्म के पैगामात भेजे जाते हैं तो उनका मकसद ये भी होता है कि ज़रा पल्स चेक की जाए, ज़रा नब्ज़ चेक की जाए और पल्स चेक करने के बाद अगली हिकमत अमली बनाई जाए। अब ज़रा ये कहते हैं कि खान साहब ने जब ये पहली मरतबा एक ऐलान किया था कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं, तो उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स ये थी कि अगर खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब आया तो इसमें 15 लाख से ज़ायद लोग इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं। यानी 1.5 मिलियन का एक रफ एस्टीमेट दिया गया कि 15 लाख के करीब लोग इस मार्च में इस्लामाबाद आ सकते हैं। और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज इस वक्त हुकूमत के ताबे काम कर रही हैं, कोई खान साहब के ताबे काम नहीं कर रही और इदारों के ताबे काम कर रही हैं। उनका अपना फिगर ये है कि इतने ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में आ सकते हैं।
अब ये जो पूरी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ज़राए का दावा यह है कि खान साहब को कुछ पैगामात भी पहुंचाए गए हैं। उनमें से एक पैगाम ये भी है कि अव्वल तो आप लॉन्ग मार्च ना करें, और अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है तो ये सिर्फ एक आध दिन का इवेंट हो, आप आएँ इस्लामाबाद, यहाँ जलसा करें और उसके बाद वापस चले जाएं, धरना ना दें। यानी आप सिर्फ लॉन्ग मार्च करें, एक दिन का जलसा करें और धरना ना दें। और अगर आपने धरना भी देना है तो आप शक्करपड़ियाँ के साथ जो मुत्तसिल परेड ग्राउंड है, यहाँ आप धरना दें, और उसके बाद अगर आप 3 दिन बैठना चाहते हैं, 5 दिन बैठना चाहते हैं तो बेशक बैठे रहें, या फिर आप F9 से जो मुत्तसिल पार्क है, F9 सेक्टर जो इस्लामाबाद का है, वहाँ पर आप धरना दे दें। यानी मकसद ये था कि आप पार्लियामेंट के सामने धरना ना दें। अब ये जो ऑप्शंस आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि कुछ मैसेजिंग की गई है, इसके मुतल्लिक ये भी कहा गया कि खान साहब को इनडायरेक्टली इस किस्म की वाइब्स भी दी गई, इस किस्म के पैगामात भी दिए गए कि अगर आप ये धरना वगैरह ना करें, ये लॉन्ग मार्च ना करें, अपनी टोन को अगर आप माइल्ड कर लें, यानी जिस तरह से खान साहब बड़े तल्ख लहजे में इदारों से सवालात भी पूछते हैं, बड़ी दलील के साथ सवाल पूछते हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मुतल्लिक जो सवाल पूछने चाहिए वो पूछते हैं। तो कहा यह गया इस मैसेज में जो खान साहब को पहुंचाया गया कि अपनी टोन को आप माइल्ड कर लें, इसी तरह इदारों के मुतल्लिक भी अपने लहजे की जो तुर्शी है इसको कम कर लें, तो फिर अगला जो इलेक्शन है उसमें आपके लिए रीज़नेबली एक फेवरेबल माहौल बन सकता है। ये खान साहब को पैगाम दिया गया। लेकिन ज़राए का कहना है कि खान साहब ने ये पैगाम सुना तो सही, इसी तरह जो खान साहब के 4 करीबी साथी हैं उनके साथ भी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने रब्ता किया। इन 4 लोगों ने खान साहब को रिपोर्ट किया और उनको बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता किया है, और खान साहब ने इन पैगामात के बावजूद अब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। और उन्होंने कहा कि मई के आखिर में मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। मई के आखिर में ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब आएगा। तहरीक इंसाफ के अपने जो एस्टिमेट्स हैं उनके मुताबिक 2 मिलियन पीपल, 2 मिलियन का मतलब है कि 20 लाख के करीब अफराद जो हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे इस लॉन्ग मार्च में जिसकी खान साहब ने कॉल दी है। और दूसरा फैसला ये किया गया है कि जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होगा उस वक्त तक धरना जारी रहेगा, और ये धरना किसी बेज़रर से मकाम पर नहीं होगा। यानी जिस किस्म की तजावीज़ दी जा रही हैं कि शक्करपड़ियाँ से मुत्तसिल परेड ग्राउंड में आप बैठ जाएं, वहाँ पर तो कोई भी धरना हो, अगर वो 1 साल भी जारी रहे, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता है, तो किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी हुकूमत को, किसी इदारे को। इसी तरह अगर F9 से मुत्तसिल जो पार्क है, अगर वहाँ भी धरना दिया जाए, वो 1 साल भी धरना जारी रहे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फ़ैसला ये किया गया है कि ये लॉन्ग मार्च आएगा तो D चौक में जाएगा, पार्लियामेंट के सामने जाएगा, रेड जोन में जाएगा, जहाँ तमाम हसास इमारतें कायम हैं, ऐवान सदर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, PTV की बिल्डिंग है, दफ्तर खारजा है, और गैर मुल्की सफारत खाने भी कायम है। क्योंकि धरने का जो इम्पैक्ट आना है वो तो वहीं पर आएगा। इसलिए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च भी होगा हर सूरत में जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होता, और धरना भी हर सूरत में दिया जाएगा। और खान साहब को जो पैगामात दिए जा रहे थे उनका जवाब यही दिया गया है कि अगर लॉन्ग मार्च को कैंसिल करवाना है तो फिर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं। अब यहाँ पर एक और अहम बात यह भी है कि खान साहब ने दोबारा से बड़े मानीखेज किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और उन्होंने कहा है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक के ज़रिए पाकिस्तान में एक करप्ट टोले को मुसल्लत किया गया है। ये जब वो अल्फाज बोलते हैं तो ये बड़े मानीखेज अल्फाज हैं, और उन्होंने कहा कि मेरा ईमान है कि इस्लामाबाद के अंदर तारीख़ का सबसे बड़ा मजमा होगा पाकिस्तान की तारीख़ का, और उसके बाद किसी को जुर्रत नहीं होगी कि वो बैरूनी साजिश के नतीजे में यहाँ पर कोई कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत कर दे। इसका मतलब यह है कि अब खान साहब की जानिब से जो मैसेज जा रहे हैं ये सिर्फ इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं जा रहे, क्योंकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जो किरदार हैं इनकी तो कोई मजाल नहीं थी
कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा सकते। ये तो 3.5 साल से हुकूमत नहीं गिरा सके थे। अब खान साहब इदारों को भी मैसेज कर रहे हैं। और यहाँ इंतहाई अहम बात यह है कि बहुत से रिटायर्ड जनरल्स, कम से कम आप कह सकते हैं कि 5 जनरल्स ऐसे हैं जिनमें जनरल हारून असलम भी शामिल हैं, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा शामिल हैं, जनरल रिटायर्ड लोधी शामिल हैं, जनरल फैसल मुश्ताक शामिल हैं, जनरल ताहिर रिटायर्ड शामिल हैं। ये 5 जनरल्स जो बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, ये तमाम लोग जो फ़ौज के अंदर इस वक्त सेंटिमेंट है और फ़ौज के अंदर जो जज्बात हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से, उसका इजहार कर रहे हैं। और ये तमाम लोग कह रहे हैं कि इस वक्त आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखना चाहिए। आवाम की नब्ज़ ये है कि ये बैरूनी साजिश उन्होंने मुस्तरद कर दी है, इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए हैं। और अब यही जनरल्स ये भी कह रहे हैं कि हमारे इदारे के सरबराहान को अब सोचना होगा। और एक जनरल जो हैं जनरल फैसल मुश्ताक, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इदारे की सोच में भी अब तब्दीली आना शुरू हो गई है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, क्योंकि कोई भी फ़ौज ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि आवाम के दरमियान और फ़ौज के दरमियान किसी भी सूरत दूरियां पैदा हों। तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जो मेजर जनरल्स हैं, इनमें से कोई एक मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल नहीं है जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के हक में बयान दे रहा हो। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ौज के अंदर भी इस वक्त इस हुकूमत के ख़िलाफ़ किस किस्म का बड़ा मनफी सेंटिमेंट है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।